गाइस, जब भी हम ये वीडियो बना रहे थे ना, तब एनवीडिया की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन की थी। लेकिन जब हम ये अपलोड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसकी वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, वो भी सिर्फ कुछ ही हफ्तों में। और अभी तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी बन चुकी है। तो इसीलिए माफ़ कर देना अगर नंबर्स थोड़े बहुत इनएक्यूरेट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एनवीडिया के सीईओ की नेटवर्थ बताई है $78 बिलियन, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो हो चुकी है $115 बिलियन। तो चलिए अभी वीडियो पर आते हैं। ये काफी एक्साइटिंग होने वाला है। अब तक मैं श्योर हूँ कि आपने जेनसन हुआंग के बारे में तो सुना ही होगा। वो एनवीडिया के पीछे के मास्टरमाइंड है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप $2.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। एनवीडिया के साइज से ज्यादा इंप्रेसिव वो भी है कि वो कितना जल्दी उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। पिछले एक साल में ही एनवीडिया का स्टॉक 280% बढ़ चुका है और पिछले 5 सालों में ही एनवीडिया का स्टॉक 2200% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो एनवीडिया ने पिछले एक साल में $1.62 ट्रिलियन की मार्केट कैप गेन की है और पिछले 5 सालों में वो $2.1 ट्रिलियन से बड़े हैं। ये सोच के कोई भी नॉर्मल इंसान ये सोचेगा कि ये एक बहुत बड़ा बबल है। तो देखो, आप सही सोच रहे हो। एनवीडिया की वैल्यूएशन डेफिनेटली काफी ज्यादा है, लेकिन उनकी फंडामेंटली भी उतनी ही ग्रोथ हुई है। उनका रेवेन्यू $5 बिलियन पर क्वार्टर से लेकर अभी $18 बिलियन पर क्वार्टर तक पहुंच चुका है और उनका प्रॉफिट $2 बिलियन पर क्वार्टर से छलांग मारकर $9 बिलियन पर क्वार्टर तक पहुंच चुका है। और एनवीडिया की प्रोजेक्शंस तो और भी बुलिश लग रही है। और इन सब के ऊपर हमें ये देखने को मिल रहा है कि एनवीडिया के एम्प्लॉइज जेनसन हुआंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट उनकी अप्रूवल रेटिंग 98% की है। पर्सपेक्टिव के लिए मैं ये बता दूं कि सुंदर पिचई की है 81%, अमेजॉन के सीईओ एंडी जैसी की है 69% और मार्क जकरबर्ग की है सिर्फ 54%। ये सब सुन के आई डोंट थिंक आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि काफ़ी सारी पब्लिकेशंस ने जेनसन हुआंग को 2023 का बेस्ट सीईओ घोषित किया है। लेकिन एनवीडिया के लिए चीज़ें हमेशा से इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। पहले 15-20 सालों तक तो एनवीडिया लगातार दिवाला होने के कगार पर थी, वो भी इतनी मुश्किल चिप इंडस्ट्री में। और उन्होंने काफ़ी बार इंडस्ट्री चेंज करके बहुत बड़े रिस्क लिए हैं। गेमिंग इंडस्ट्री से माइनिंग इंडस्ट्री, वहाँ से डेटा सेंटर इंडस्ट्री और अब जाकर एआई इंडस्ट्री। और इस पूरे समय में जेनसन ही कंपनी को संभाल रहे थे और इसके बदले में उन्हें $78 बिलियन की संपत्ति भी मिली है। तो अब सवाल ये आता है कि एनवीडिया इतना जल्दी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। पीछे मुड़ के देखे तो जेनसन का जन्म 17 फरवरी 1963 को ताइनान, ताइवान में हुआ था। उनके पिताजी एक केमिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। लेकिन बचपन में वो ज्यादा समय अपने माँ बाप के साथ नहीं बिता पाए थे। हुआ ये था कि जेनसन के पेरेंट्स चाहते थे कि जेनसन और उनके भाई अमेरिका में एजुकेशन ले और वहां पर ही पले बढ़े। वो अपने पूरे परिवार को अमेरिका शिफ्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस चीज में उन्हें काफी समय लग रहा था। तो इसीलिए जब जेनसन 9 साल के थे तब उनके पेरेंट्स ने उनको और उनके भाई को उनके एक अंकल के पास रहने के लिए भेज दिया, जो कि टकोमा, वॉशिंगटन में रहते थे। उनके अंकल अभी रिसेंटली ही अमेरिका शिफ्ट हुए थे, इसीलिए उन्हें अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। उन्हें इन दोनों भाइयों को डालना था प्रेप स्कूल में, लेकिन गलती से उन्होंने उन दोनों को डाल दिया रिफॉर्म स्कूल में। अगर आपको रिफॉर्म स्कूल के बारे में नहीं पता है तो फिर मैं बता दूं कि वहां पर उन बच्चों को डाला जाता है जो कि क्राइम कर चुके होते हैं और उन्हें जेल के बजाय एक रिफॉर्म स्कूल में डाला जाता है। वांग कहते हैं कि वो सारे बच्चे काफी टफ थे और उन सभी के पास जेब में चाकू रहती थी। लेकिन देखा जाए तो हो सकता है जेनसन के लिए ये चीज एक्चुअली में सही थी, क्योंकि जेनसन भी बचपन में काफी नटखट थे। इनफैक्ट जब वो 8 साल के थे तब उन्होंने एक पूरे स्विमिंग पूल में आग लगा दी, जैसे कि वो देख सके कि पानी के अंदर से फ्लेम्स कैसी दिखती है। ऑनेस्टली ये सुनने में तो काफी बढ़िया साइंस एक्सपेरिमेंट लगता है, लेकिन 8 साल की उम्र में करना सही नहीं लगता है। एनीवे, क्योंकि वो एक इमिग्रेंट थे तो फिर स्कूल में फोकस और हार्डवर्क तो जैसे उनके खून में ही था। उन्होंने 2 ग्रेड्स को स्किप किया और 16 साल की उम्र में अपना 12th स्टैंडर्ड खत्म किया और उसके बाद उन्होंने जाकर ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। कॉलेज के बाद जेनसन ने एलएसआई लॉजिक नाम की कंपनी में एक डायरेक्टर के तौर पर काम किया और उसके बाद एएमडी में जाकर डिजाइनर के तौर पर काम किया। फन फैक्ट, एएमडी की जो सीईओ है लीसा सू, जो कि खुद में भी बहुत स्मार्ट है, वो एक्चुअली में जेनसन की एक कजिन है। जेनसन की माँ एक्चुअली में लीसा के दादा की बहन है। बचपन में दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो दोनों ही चिप इंडस्ट्री के
के टॉप पर पहुंच गए। बट एनीवे, इस फील्ड में कुछ साल बिताने के बाद जेनसन फिर से कॉलेज में गए। इस बारी वो स्टैनफोर्ड में गए, जहां पर उन्हें मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिली 1993 में। और इसी साल वो 30 साल के भी हो गए, जिसकी वजह से उनको एक तरह का मिड लाइफ क्राइसिस हो गया। उन्हें अभी एक नॉर्मल जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं था, उनका सपना था कुछ बड़ा करने का। तो इसीलिए वो अपने दो इंजीनियर दोस्तों के साथ मिले, क्रिस मैलाचाउस्की और कर्टिस प्रियम, और उन्होंने मिलकर एक रेस्टोरेंट में बैठकर जेनसन के 30th बर्थडे पर एनवीडिया की शुरुआत की। वैसे शुरुआत में एनवीडिया का नाम एनवीडिया नहीं था, उसे एक्चुअली एनवी बुलाया जाता था, जो कि था नेक्स्ट वर्जन का शॉर्ट फॉर्म। लेकिन जब उन तीनों को पेपर वर्क फाइल करना था, तब जाके उन्होंने नाम सोचना शुरू किया। उन्होंने एनवीडिया नाम चुना, जिसका लैटिन में मतलब होता है ईर्ष्या, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने आय हटा दिया वहां से, और तब जाके बना एनवीडिया। अब भले ही उन्हें ये नहीं पता था कि कंपनी का नाम क्या रखना है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि कंपनी करने क्या वाली है। वो लोग घुसने वाले थे वीडियो गेम मार्केट में। उनके पर्सपेक्टिव से वीडियो गेम इंडस्ट्री ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज में से एक थी जो कि उनके क्राइटेरिया को मैच करती थी, और उनके दो क्राइटेरिया थे। एक तो ये कि इस इंडस्ट्री में कंप्यूटेशनल पावर की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जिसका मतलब वो चिप परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा हद तक बाउंड्रीज को पुश कर पाएंगे। और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि इसका मार्केट बहुत बड़ा है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वीडियो गेम इंडस्ट्री की वजह से ये तीनों बाउंड्रीज पुश कर पाए, वो भी बिना ऐसी चीज के जो कि बहुत थियोरेटिकल हो। वीडियो गेम इंडस्ट्री काफी प्रैक्टिकल थी और डेली लाइफ में यूज भी होती थी। वो लोग एक्चुअली में उस चीज पर काम कर सकते थे जिसमें करोड़ों लोगों का इंटरेस्ट था। जिससे हम आते हैं जेनसन के सफलता के पहले रूल पर, कि इनोवेशन कुछ नया इन्वेंट करना नहीं है, बल्कि उसे इम्प्रूव करना है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसी चीज को मन में रखते हुए उन तीनों ने $40,000 जुटाए और अपने पहले प्रोडक्ट पर काम करना शुरू किया, एक ग्राफिक्स एक्सेलरेटर जिसका नाम था NV1। उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि इतना पैसा बिल्कुल भी इनफ नहीं है वो चीज के लिए जो कि वो करना चाह रहे थे। लकीली उनके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से उनके लिए अच्छे खासे पैसे रेस कर पाना काफी आसान हो गया, और एग्जैक्टली बोलूं तो $20 मिलियन। लेकिन जब आपको कई दर्जन इंजीनियर्स हायर करने हैं और बहुत सालों की रिसर्च करनी है, तो फिर ये पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। स्पेशली तब जब माइक्रोसॉफ्ट ये डिसाइड करे कि तुम्हारी हालत खराब करनी है। क्योंकि देखो, जब बात आती है ग्राफिक्स रेंडर करने की, तो फिर वो दो तरीके से किए जा सकते हैं। या तो आप ट्राइंगल्स यूज कर सकते हो ऐसे, या फिर आप क्वाड्रेटिक्स यूज कर सकते हो ऐसे। एनवीडिया को लगा कि क्वाड्रेटिक प्रिमिटिव्स ही फ्यूचर हैं, और उन्होंने कई साल लगा दिए अपना पहला ग्राफिक्स एक्सेलरेटर डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है NV1, जो कि एक्चुअली में क्वाड्रेटिक प्रोसेसर है। लेकिन 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया कि डायरेक्ट-एक्स, जो कि एक नया स्टैंडर्ड है विंडोज गेम्स के लिए, वो सिर्फ ट्राइंगल प्रिमिटिव्स को ही सपोर्ट करेगा। दूसरे शब्दों में बोलूं तो जिस चीज पर एनवीडिया ने सालों से काम किया था, वो चीज अभी एकदम यूजलेस बन चुकी थी। उन्हें ट्राइंगल प्रिमिटिव्स पर स्विच करना था, लेकिन इसके लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो इसलिए जेनसन को अपने 100 एम्प्लॉइज में से आधे लोगों को निकालना पड़ा और बाकी एम्प्लॉइज को पूरा दिन काम करना पड़ा, सिर्फ इस कंपनी को बचाने के चांस के लिए। इसके बाद दो काफी मुश्किल सालों के बाद एनवीडिया ने एक नया ग्राफिक्स एक्सेलरेटर लॉन्च किया, जिसका नाम था रीवा 128, अगस्त 1997 में। उसके बाद कंपनी के पास सिर्फ इतने पैसे थे कि वो एम्प्लॉइज के सिर्फ एक और महीने के सैलरी को दे पाए। जिससे हम आते हैं कंपनी के मोटो पर, जो कि ये है कि हमारी कंपनी हमेशा 30 दिन दूर है दिवालिया होने से। लेकिन लकीली एनवीडिया ने सिर्फ 4 महीनों के अंदर रीवा 128 के 10 लाख यूनिट्स बेचे, जिससे उनकी कंपनी बच गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली सफर की तो बस शुरुआत ही हो रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो हमारे वीडियोस देखते हो, उनमें से 91.7% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो इसीलिए बस 2 सेकंड देकर आप सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बना सके। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। जेनसन ने रीवा 128 की पॉपुलैरिटी का यूज करके और भी पैसे उठाने के लिए जनवरी 1999 में एनवीडिया को शेयर मार्केट पर लिस्ट कर दिया। अगर आप ऐसे कुछ लोगों में से एक होते जिन्होंने एनवीडिया को आईपीओ के समय खरीदा होता और इतने सालों तक होल्ड करके रखा होता, तो फिर आपके पैसे 3300 गुना बढ़ जाते। बट एनीवे, जेनसन ने रीवा 128 के रेवेन्यू का और आईपीओ के पैसों का इस्तेमाल किया कंपनी का पहला फुल फ्लेजेड जीपीयू बनाने में, जिसका नाम था GeForce 256, जो कि लेट 1999 में लॉन्च हुआ। देखो, ये जीपीयू डेफिनेटली काफी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन
इसकी वजह से उन्हें उस कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसने उन्हें कुछ ही समय पहले बर्बाद करने की कोशिश की थी, जो कि है ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया को $200 मिलियन दिए एक्सबॉक्स का ऑफिशियल जीपीयू पार्टनर बनने के लिए। इससे नेचुरली एनवीडिया को पूरी दुनिया में एक्सपोजर मिला और उनकी कंपनी S&P 500 में भी आ गई, जिसका मतलब वो मार्केट कैप में टॉप 500 कंपनीज के लिस्ट में आ गई। एनवीडिया को फाइनली थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल गई थी, लेकिन इसकी वजह से जेनसन को अपना सब कुछ देना पड़ा था। इतने साल कंपनी को जिंदा रखने के लिए जेनसन अपने मैक्सिमम एनवीडिया शेयर्स को डाइल्यूट कर चुके थे। इनफैक्ट एनवीडिया का वो करंटली सिर्फ 3.5% ओन करते हैं, क्योंकि पहले 10 सालों में उनका काफी ज्यादा डाइल्यूशन हुआ था। आयरॉनिकली एनवीडिया इतना ज्यादा ग्रो कर चुकी है कि उनका 3.5% भी $78 बिलियन होता है। लेकिन पीछे मुड़ के देखे तो जेनसन के पास सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर्स थे, इसके बावजूद कि उन्होंने ऐसी कंपनी बनाई थी जो कि S&P 500 में है। एनीवे, सोनी के PS3 में भी जाकर एनवीडिया के ही जीपीयूज पड़े, लेकिन पीसी इंडस्ट्री में घुसना इससे काफी मुश्किल साबित हुआ। 2008 में एप्पल, डेल और HP ने मिलकर एनवीडिया के खिलाफ केस कर दिया ऐसे जीपीयूज बेचने के लिए जिनका फेलियर रेट काफी ज्यादा है। एनवीडिया अफेक्टेड कंप्यूटर्स को रीइंबर्स या रिपेयर करने के लिए मान गई और उन्हें 150 से 200 मिलियन डॉलर्स का लॉस सहना पड़ा। अब इस चीज ने कंपनी को बैंकरप्ट तो नहीं किया, लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफी लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा और उनका स्टॉक भी क्रैश कर गया। अभी आप अगर ग्राफ में देखोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप जूम करके देखो तो एनवीडिया का स्टॉक 86% गिर गया इस केस की वजह से और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और इससे हम आते हैं जेनसन के सफलता के दूसरे रूल पर, जो कि है हम्बल ऑप्टिमिज्म। वो कहते हैं कि उन्होंने ये सीखा कि सीईओज के लिए ये कहना ओके है कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, टेक्नोलॉजी काम नहीं करी, प्रोडक्ट नहीं काम किया, लेकिन हम फिर भी ग्रेट होने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू व्हाई। एनवीडिया के इतने सारे अर्ली स्ट्रगल्स के बावजूद वो फाइनली 2010s तक आते आते एक एस्टैब्लिश्ड चिप मेकर थे। वो जीपीयू इंडस्ट्री को डोमिनेट करते थे और गेमिंग ग्राफिक्स के तो राजा थे। वो इजीली इससे चिपक कर एक $100 बिलियन की हाईली सक्सेसफुल कंपनी रह सकते थे। लेकिन जेनसन को एक जगह खड़े रहना पसंद नहीं था, जिससे हम आते हैं जेनसन के सफलता के तीसरे रूल पर, जो कि है कि अनजान चीजों को अपनाओ और बदलाव को अपनाओ, क्योंकि वहां पर ही असली सफलता होती है। और जेनसन ने जाकर ये ही किया। एनवीडिया ने सक्सेसफुली इंडस्ट्री में सबसे बेटर कंप्यूटेशनल पावर को बना लिया था और अब समय था ये देखने का कि इस पावर को और कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली इंडस्ट्री जो माइंड में आई वो थी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि जीपीयूज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए बहुत यूजफुल थे। 2013 और 2017 के बुल रन के समय क्रिप्टो माइनिंग के मामले में एनवीडिया और AMD के ही जीपीयूज चलते थे। जेनसन ने इस ट्रेंड को डेफिनेटली अपनाया और जीपीयूज के प्राइसेस बढ़ा दिए और साथ ही में ऐसे जीपीयूज को भी लॉन्च किया जो कि सिर्फ माइनिंग के लिए बने हो। इससे नेचुरली गेमिंग कम्युनिटी में जीपीयूज की शॉर्टेज होने लगी, जो कि एनवीडिया के काफी खिलाफ हो गई थी। ये एनवीडिया के लिए डेफिनेटली एक अजीब समय था। इन्वेस्टर्स एनवीडिया के स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाने लग रहे थे। क्या एनवीडिया सिर्फ इस माइनिंग ट्रेंड को सर्व करने के लिए गेमर्स के साथ अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को रिस्क कर रही थी? ये डेफिनेटली एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं थी। इसकी वजह से काफी सारे गेमर्स AMD के जीपीयूज का यूज करने लगे और जो गेमर्स रुके रहे वो भी खुश नहीं थे। और हाँ, माइनिंग बूम के खत्म होने के बाद डिमांड काफी गिर गई और एनवीडिया का स्टॉक 57% क्रैश कर गया। क्लियरली एक ऐसी सफलता नहीं थी जिसका जेनसन होप कर रहे थे, मगर वो फिर भी ढूंढते रहे। बाद में हमें ये पता चलता है कि एनवीडिया के जीपीयूज AI सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए काफी यूजफुल थे और इसीलिए उन्होंने टेस्ला के साथ पार्टनरशिप की उनके जीपीयूज बनाने के लिए। ये पार्टनरशिप कुछ सालों तक चली, लेकिन जेनसन इस सफलता का भी होप नहीं कर रहे थे, क्योंकि टेस्ला ने बाद में जाकर अर्ली 2019 में एनवीडिया को छोड़ दिया क्योंकि वो खुद के चिप्स बनाने लगे। लेकिन इससे जेनसन को एक आइडिया आया कि देखो, टेस्ला ने तो अपने खुद के AI चिप्स को बना लिया, लेकिन ऐसी और कितनी कंपनीज हैं जो कि ऐसा सेम कर सकती है। इस चीज को सिर्फ कुछ ही और कंपनीज कर सकती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और कितने कंपनीज को चाहिए होगी? शायद से काफी ज्यादा कंपनीज। और इसी की वजह से एनवीडिया पिछले कुछ सालों में इतना तेजी से ग्रो कर रही है। वो दुनिया के बेस्ट AI चिप प्रोड्यूसर बन गए। आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, Amazon और बहुत सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्च कर रही है इन चिप्स को खरीदने के लिए, और इसीलिए एनवीडिया ने इतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। और हाँ, याद है कैसे हम कह रहे थे कि एनवीडिया गेमर्स के साथ अपने
$100 बिलियन के फ्यूचर को रिस्क कर रही थी इन नई मार्केट की स्ट्रैटेजीज के लिए। आज वो $100 बिलियन का मार्केट एनवीडिया के मार्केट कैप का 5% भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो गेमिंग मार्केट को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं और फिर भी वो एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी रहेंगे। लेकिन कभी भी आप जेंसन को एनवीडिया की सफलता को शो ऑफ करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि उनके लिए हमेशा एनवीडिया सब कुछ खोने के सिर्फ एक कदम दूर है। You constantly say, even at this point in the ball game, you say, I do everything I can not to go out of business. I do everything I can not to fail. That is like a mantra inside the company, even at this point. What is that about? I think when you build a company from the ground up and you experience real adversity and you really experience nearly going out of business several times, that feeling stays with you. I wake up every morning in some condition of concern, and I don't wake up proud and confident. I wake up worried and concerned. और जेंसन के इसी माइंडसेट की वजह से एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन पाई है। कमेंट करके बताओ कि आप एनवीडिया का जीपीयू यूज करते हो या फिर एएमडी का। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 200 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक का बटन दबा दो और लॉजिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।